प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी की हमने बात की थी एक क्लास में डिस्कस करते हुए। आइडिया इसको डिस्कस करने का यह था कि चूँकि प्रोसेसर नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस को रीयूज़ कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस को और ऑपरेंड्स को। तो अगर वो इंस्ट्रक्शंस या ऑपरेंड्स कैश मेमोरी में पड़े हुए हों तो डाटा वहाँ से कैश मेमोरी से सीपीयू यूज़ कर लेता है, तो उसका टाइम बच जाता है, उसको मेन मेमोरी में बार बार जाना नहीं पड़ता। तो ये जो एक क्वेश्चन हमने एक्सप्लोर किया था, इसका आंसर एक्चुअली यही था कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो कि बार बार यूज़ हो रही होती हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परल लोकेलिटी प्रिंसिपल या स्पेशल लोकेलिटी प्रिंसिपल, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। टेम्परल लोकेलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसका ताल्लुक उसके साथ है कि इंस्ट्रक्शंस या ऑपरेंड्स रीयूज़ हो रहे होते हैं। मतलब by definition if we see it this recently referenced item are likely to be referenced again। तो अगर कोई एक नंबर, अगर कोई वेरिएबल या अगर कोई इंस्ट्रक्शन एक्सेस हुई है तो नियर फ्यूचर में उसके दोबारा एक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसको अगर मैं इस एग्ज़ाम्पल में अगर यहाँ पे देखूँ तो एग्ज़ाम्पल में आप इसको देख सकते हैं कि जिस तरह से अब इस इंस्ट्रक्शन में ये फॉर लूप की इंस्ट्रक्शन है। फॉर लूप की इंस्ट्रक्शन में बेसिकली कंपैरिजन हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, और वैल्यू असाइन हो रही है। तो ये तीनों काम रिपीटेडली हो रहे हैं एक लूप के अंदर। तो ये बेसिकली बार बार ये ऑपरेशंस या बार बार ये इंस्ट्रक्शंस एक्सेस होंगी। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ ऑपरेंड्स की वैल्यूज़ की, तो इसमें वेरिएबल n की वैल्यू बार बार एक्सेस होती है, वेरिएबल i बार बार एक्सेस होता है, उसकी वैल्यू को हम चेंज करते हैं, या सम वाला जो वेरिएबल है वो बार बार एक्सेस हो रहा है, उसकी वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं टाइम के साथ साथ। तो इंस्ट्रक्शंस और ऑपरेंड्स बार बार यूज़ हो रहे हैं। तो ये आप इनको कह सकते हैं कि दीज कोरस्पॉन्ड्स टू द टेम्परल लोकेलिटी के इंस्ट्रक्शंस और ऑपरेंड्स बार बार एक्सेस हो रही हैं, ठीक है। तो लूप के अंदर एक्सेस हो रही हैं, तो कॉन्सेप्चुअली ये वही बात आ जाती है कि एक दफ़ा अगर एक्सेस हुई तो उसके दोबारा एक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली स्पेशल लोकेलिटी वाला था। स्पेशल लोकेलिटी के ताल्लुक इसके साथ है कि इंस्ट्रक्शंस और डाटा सीक्वेंशली, मोस्ट ऑफ द टाइम सीक्वेंशली एक्सेस हो रहा होता है। जैसे इस केस में अगर हम मैट्रिक्स ए की या वेक्टर ए की बात करते हैं, तो इसमें से डाटा हम सीक्वेंशली एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो नॉर्मली होता है कि सीपीयू जब भी मेन मेमोरी से डाटा उठा के लाता है कैश मेमोरी में, तो वो ब्लॉक्स की फॉर्म में लाता है। एक ब्लॉक मल्टीपल बाइट्स हो सकते हैं, उसमें मल्टीपल मेन मेमोरी की लोकेशन हो सकती हैं। तो एग्जांपल में अगर मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट आइट्रेशन में अगर AF0 एक्सेस करना है, तो सीपीयू सिर्फ AF0 नहीं लेके आएगा, वो हो सकता है AF0 के साथ इसके साथ नेक्स्ट 9 लोकेशंस का डाटा भी उठा रहे, डिपेंडिंग अपॉन का ब्लॉक का साइज़ कितना है। तो अगर एक बाइट जब एक लोकेशन एक्सेस करते हैं, उस लोकेशन के साथ 10 लोकेशंस फॉर एग्जांपल अगर सीपीयू प्लेस कर लेता है, तो वो उन 10 लोकेशंस के एक्सेस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो बेसिकली सीपीयू की परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट हो जाती है। सीक्वेंशियल एक्सेस है डाटा की, दिस को रिस्पॉन्ड्स टू द स्पेशल लोकेलिटी की। अगर एक एलिमेंट को एक्सेस हुआ है तो उस एलिमेंट के नियर बाई लोकेशंस के एक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इन दो प्रिंसिपल्स पे जो स्पेशल लोकेलिटी और टेम्परल लोकेलिटी, इन दो प्रिंसिपल्स पे अगर आपका प्रोग्राम लिखा हुआ हो, आप इंस्ट्रक्शंस और जो डाटा है वो सीक्वेंशली भी यूज़ हो रहा हो और रिपीटेडली भी यूज़ हो रहा हो, तो कैश मेमोरी को यूज़ करने का बहुत फ़ायदा होता है, उसमें परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो जाती है। इन केस अगर डाटा रैंडमली एक्सेस हो रहा है और इंस्ट्रक्शंस भी रैंडमली एक्सेस हो रही हैं, कंडीशनल इंस्ट्रक्शन है जो बार बार कंट्रोल को शिफ्ट कर रही हैं, और ब्लॉक साइज़ इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो पूरे कोड को, पूरी डाटा को या पूरी इंस्ट्रक्शंस को कैश में प्लेस कर ले, तो उस केस में हो सकता है कि कैश मेमोरी इतना यूज़फुल ना हो, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली डिपेंड कर रहा है आपके प्रोग्राम के ऊपर और आपके प्रोग्रामिंग स्टाइल के ऊपर। तो इसके बाद हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी दो टर्मिनोलॉजीज़ पे। हमने कहा था कि कैश हिट का कॉन्सेप्ट होता है, कैश मिस का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब इसका ये कि अगर डाटा सीपीयू को जो रिक्वायर्ड होता है, अगर उसको कैश मेमोरी से मिल जाता है तो ये कैश हिट कहलाता है, और अगर कैश मेमोरी से डाटा उसको नहीं मिलता तो इसको हम कहते हैं कैश मिस हैं। और कैश मिस के केस में सीपीयू को मेन मेमोरी से डाटा लेके आता है, उसकी कॉपी कैश में प्लेस कर लेता है और उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से उसका टाइम
ज़्यादा लग जाता होता है। नॉर्मली कैश मिसेस जो हैं इनको हम कोशिश ये करते होते हैं कि हम मैपिंग स्ट्रेटजी इस तरह से रखें या रिप्लेसमेंट पॉलिसी इस तरह से रखें या ब्लॉक साइज़ इस तरह से हो कि नंबर ऑफ़ जो कैश मिस हैं वो मिनिमम हो। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं इस चैप्टर में जो कैश हिट और कैश मिस के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल के साथ देखते हैं, जिसमें कि डिफरेंट रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़, डिफरेंट मैपिंग स्ट्रेटजीज़ और डिफरेंट ब्लॉक साइज से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, उनको हम लोग देखेंगे साथ साथ। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ये कुछ डिफिनेशंस यहाँ पर और गिवन थी कि अगर मैं मेन मेमोरी के और कैश मेमोरी के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करता हूँ तो इसमें जो पॉइंट नोट करने वाला है वो यह है कि बेसिकली कि कैश मेमोरी का जो एक ब्लॉक है, क्या मेन मेमोरी का जो एक ब्लॉक है वो एक्चुअली कैश मेमोरी की बहुत सारी लोकेशंस हो सकती हैं उसमें। जैसे इस केस में अगर मैं कहता हूँ कि ये के वर्ड्स का एक मेन मेमोरी का ब्लॉक है, तो ये मेन मेमोरी का जो एक ब्लॉक है इसकी जो कैपेसिटी है वो कैश मेमोरी में एक पूरी लाइन के अंदर आ सकती है। एक्चुअली कहना ये चाहिए कि कैश मेमोरी की जो एक लोकेशन है वो नॉर्मली मेन मेमोरी की एक लोकेशन से बड़ी होती है। उसमें कैश मेमोरी की एक लोकेशन में मेन मेमोरी की बहुत सारी लोकेशन आ सकती होती हैं, जनरली ऐसे होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन के ब्लॉक साइज़ कितना है, ब्लॉक साइज विल डिफाइन कि कैश मेमोरी के वर्ड की कैपेसिटी कितनी है। और एक लाइन में कैश में एक लाइन में मल्टीपल मेन मेमोरी की लोकेशन आ सकती हैं। और मेन मेमोरी के बहुत सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि मेन मेमोरी का साइज़ कितना या ब्लॉक का साइज़ कितना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो कैश मेमोरी में जो ब्लॉक, अब जो इस केस में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली तीन फील्ड्स हैं या तीन कॉलम्स कहना चाहिए, या उसको तीन आप स्पेसेस कहते हैं। एक जो है, एक जो बेसिकली स्पेस है या जो कैपेसिटी है वो बेसिकली ब्लॉक वाले कॉलम के अंदर थी। ब्लॉक वाले कॉलम में जो इन्फॉर्मेशन होती है ये बेसिकली डेटा होता है जो मेन मेमोरी से सीपीयू ने लेके आना है और कैश में प्लेस करना है। ठीक है, डेटा हो सकता है, ऑपरेंड हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि इंस्ट्रक्शन जैसे हमने 32 बिट की इंस्ट्रक्शन पढ़ी हुई है, तो इंस्ट्रक्शन की करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड जो होगा ऑपरेंड्स का, ऑपकोड्स का, एड्रेसिंग मोड्स का, सब कुछ वो सारा का सारा इस ब्लॉक वाले फील्ड के अंदर होता है। ठीक है, ओके। और इसके बाद अगर मैं देखता हूँ इसके साथ एक फील्ड है टैग वाला। जो टैग वाला बेसिकली यहाँ पे फील्ड है, टैग वाला फील्ड एक्चुअली कंटेन करता है एड्रेसेस को। टैग विल डिफाइन के मेन मेमोरी में जो डाटा पड़ा हुआ है कैश में वो मेन मेमोरी में किस लोकेशन से आया हुआ है। तो टैग विल डिफाइन द एड्रेसेस ब्लॉक के अंदर जो कैपेसिटी, दिस विल कंटेन द डेटा, कि मतलब डेटा ऑपरेंड है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल वैल्यू A0 है, A1 है, A2 है। अब वो वैल्यू कहाँ से आई हुई है, वो टैग के फील्ड के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो डिफ़ाइन करेगी कि वैल्यू कहाँ से आई हुई है। और जो तीसरी इंफॉर्मेशन होती है कैश के साथ वो बेसिकली उसका इंडेक्स है। इंडेक्स कह दें या आप लाइन नंबर कह दें। दिस इज़ डिफाइनिंग के कैश में कितनी लाइंस की कैपेसिटी है, मतलब मेन मेमोरी के कितने ब्लॉक्स कैश में आ सकते हैं। तो जो पहला, इस केस में अगर मैं इसको यहाँ पे एक लिख भी देता हूँ, लेट्स मी राइट इट हियर, कि जो पहला फील्ड है इसमें एक्चुअली दिस इज़ इट्स इंडेक्स। ठीक है, कि कैश में कितनी लाइन है। अगर डिपेंडिंग अपॉन कि अगर फॉर एग्जांपल कैश में 8 लाइन हैं तो इसका इंडेक्स में 3 बिट्स होंगी जो कैश मेमोरी के एड्रेसेस को डिफाइन करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल जीरोस टू 000 टू 111। ठीक है, ओके। तो कैश मेमोरी का और मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर इस तरह से रिलेटेड है। अब अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं कि डाटा मेन मेमोरी से सीपीयू कैश मेमोरी में लेके कैसे आता है। उसके लिए बेसिकली 3 डिफरेंट मैपिंग स्कीम्स हैं। उसमें से हमने एक एग्जांपल लास्ट क्लास में की थी, वो बेसिकली डायरेक्ट मेमोरी मैप की थी। डायरेक्ट मेमोरी मैप है, इसके अलावा फुली एसोसिएटिव है और सेट एसोसिएटिव है। इनमें जो डिफरेंस है बेसिकली वो मैपिंग क्या है कि मेन मेमोरी की जो एक लोकेशन है वो कैश मेमोरी में किस तरह से प्लेस होती है और किस तरह से रिप्लेस होती है। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी मैप जो है वो रिलेटिवली सिंपल है। इसमें हमें ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती कि मेन मेमोरी से जो एक इन्फॉर्मेशन का ब्लॉक आ रहा है वो कैश में कहाँ पे प्लेस होगा। उसकी एक वेल डिफाइंड प्लेस होती है, वेल डिफाइंड मेमोरी लोकेशन होती है
कि कहाँ पे उसको प्लेस करना है। और वो बेसिकली लोकेशन हम आम तौर पर डिवीजन वाले ऑपरेशन से ले सकते होते हैं। डिवीजन करके हम रिमाइंडर चेक कर लेते होते हैं। डिवीजन अब किसकी करनी है, रिमाइंडर किसके साथ लेना है, और उस रिमाइंडर को हमने करना क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो मैं इस पे एग्ज़ाम्पल पे जाने से पहले एक बात और बता दूं कि अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे इस केस में अगर मैं इसको थोड़ा सा एक दफ़ा रिमूव कर लूँ, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड में दो नंबर्स चाहिए आपको। एक जो नंबर है या जो एक जो वैल्यू है वो बेसिकली आपको चाहिए कि मेन मेमोरी का ब्लॉक का एड्रेस क्या है। मेन मेमोरी के ब्लॉक जिस तरह से हमने कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ब्लॉक 0 ब्लॉक 1 अप टू ब्लॉक कुछ रैंडम लोकेशन है, ठीक है, मल्टीपल ब्लॉक्स हो सकते हैं। तो इस ब्लॉक का रिमाइंडर आप लेते हैं नंबर ऑफ़ कैश लाइंस के साथ, ठीक है। नंबर ऑफ़ कैश लाइंस कितनी है, फॉर एग्जांपल 8 अगर लाइन है तो आप इसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं। कैश में 16 लाइन है, आप 16 से डिवाइड कर रहे हैं, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो जो यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि मेन मेमोरी के मल्टीपल ब्लॉक्स, बहुत सारे ब्लॉक्स ऐसे हो सकते हैं जो कैश मेमोरी में किसी सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हों, ठीक है। इसको एग्जांपल में यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। लेट्स डिस्कस दिस सिंपलर एग्जांपल। यहाँ पर जैसे आप देखें कि टोटल हमारे पास, हम अस्यूम ये कर रहे हैं कि टोटल हमारे पास 32 बाइट्स की मेन मेमोरी की कैपेसिटी है और टोटल 8 बाइट्स की कैश है, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये पहले वाला ब्लॉक है, ये बेसिकली कैश मेमोरी का ब्लॉक्स है, इसमें 8 बाइट्स की कैपेसिटी है। यहाँ पे हम अज्यूम ये कर रहे हैं सिंपलर वेज में कि मेन मेमोरी की जो एक लोकेशन है कैश मेमोरी की एक लोकेशन को करस्पॉन्ड कर रही है। तो इसका अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो इसमें मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि जो ब्लॉक साइज़ है वो बेसिकली 1 बाइट है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मेन मेमोरी की एक लोकेशन कैश मेमोरी की किसी एक लोकेशन को पॉइंट करती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब देखता हूँ कि जो डिफरेंट एरोज लगे हुए हैं इनका क्या मतलब है, तो एक्चुअली ये डिफ़ाइन कर रहे हैं। जैसे इस केस में मैं पहले एरो की अगर बात करता हूँ, दिस इज़ द ऑन द लेफ्ट मोस्ट जो एरो टेट्रा 01 लोकेशन से पॉइंट कर रहा है 0001 लोकेशन पे, ये डिफ़ाइन कर रहा है मेन मेमोरी के मतलब जो लोकेशन 1 है वो कैश में कहाँ पे प्लेस होगी। तो फर्स्ट जो ऑपरेंड है, जो फर्स्ट जो एड्रेस है, दिस गोज़ टू 0001। इसके बाद अगर मैं एड्रेस नंबर 9 की बात करता हूँ 01001, so this also goes to address number 1 in the cache. Again this was, let's say this was address 9, this was address 1। इसके बाद यहाँ पर this 11001 this is actually a 17। और इसके बाद एक लोकेशन और है 1101, दिस इज़ एक्चुअली 25। तो 1, 9, 17 और 25 ये जो चार एड्रेसेस हैं, ऑल दीज टेंड टू गो टू एड्रेस नंबर 1 इन द कैश। अच्छा, अब ये किस तरह से हमें पता चलेगा कि कौन सी लोकेशन कैश में कहाँ पर जाएगी, इसके लिए हम डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1 को, देखें मेन मेमोरी का जो ब्लॉक एड्रेस है फॉर द टाइम बिंग, पहले एड्रेस की अगर मैं बात करता हूँ तो दिस इज़ ब्लॉक नंबर 1। तो जो ब्लॉक नंबर 1 है इसको मैंने डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ लाइंस इन कैश के साथ। तो कैश में जो नंबर ऑफ़ लाइन है वो बेसिकली इस केस में 8 हैं। 8 के साथ अगर मैं रिमाइंडर लेता हूँ 1 का तो वी गेट द आंसर 1। तो जो लोकेशन 1 है दिस गोज़ टू द एड्रेस नंबर 1 इन द कैश, ठीक है। नेक्स्ट एड्रेस की मैं अगर देखता हूँ एड्रेस नंबर 9 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, 9 रिमाइंडर 8 करते हैं तो उस केस में भी हमें आंसर 1 मिलता है। दिस गोज़ टू एड्रेस नंबर 1 अगेन। इसके बाद अगर मैं थर्ड नंबर की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल एड्रेस नंबर 17 है, 17 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ दिस ऑल्सो गिव्स अस 1 अगेन। 25 की अगर हम बात करें, 25 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो 25 डिवाइड बाई 8, दिस ऑल्सो गिव्स अस रिमाइंडर 1। तो दीज ऑल लोकेशंस टेंड टू गो टू एड्रेस नंबर 1 इन द कैश, ठीक है। सिमिलरली, अच्छा, बहुत से सिनेरियोज ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें डिफरेंट ब्लॉक्स हैं,
डिफरेंट नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स हो सकते हैं मेन मेमोरी के जो कैश में सेम एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हो। जैसे इस केस में एक एग्जांपल और यहाँ पे हमने सॉल्व की हुई है कि अगर एड्रेसेस, अगर मैं बात कंसिडर करता हूँ एड्रेसेस 0, 8, 16 एंड 24 की, तो ये सारे के सारे एड्रेसेस कैश मेमोरी में जाते हैं बेसिकली एड्रेस नंबर 0 पे, क्योंकि इन सबको अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो इन चारों केसेस में मुझे रिमाइंडर 0 मिलता है। तो ये जो चार मेमोरी लोकेशन होंगी, इन चार मेमोरी लोकेशन से अगर सीपीयू को डाटा एक्सेस करता है तो दीज डाटा एलिमेंट्स विल बी प्लेस्ड इन कैश मेमोरी लोकेशन 000। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम इसको डिवाइड करके देख लें, एक सिंपलर ऑप्शन दूसरी भी है जिसको हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा लास्ट टाइम जब हम इस टॉपिक को पढ़ा था उसमें भी हमने डिस्कस किया था। तो उस एग्ज़ाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल में। अब अच्छा कंसिडर हम लोग आज की क्लास में डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग ही कर रहे हैं। डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग में जो मैपिंग हो रही है कि डाटा मेन मेमोरी का कैश मेमोरी में कहाँ पे प्लेस होगा, उसकी प्लेसमेंट बेसिकली इसी तरह से यह है कि आप दो मतलब या तो आप डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालते रहे, जैसे इस केस में हमने किया हुआ। इसको अगर मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करता हूँ, मैं इसको अगर सेपरेट कर लेता हूँ, तो ये जो एड्रेसेस ऊपर हमने कॉल किए हुए हैं, इन एड्रेसेस को आप इस तरह से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं कि अगर सीपीयू एड्रेस फॉर एग्जांपल 0 जनरेट करता है तो एड्रेस 0 कहाँ पे प्लेस होगा, एड्रेस सीपीयू अगर 1 जनरेट करता है तो 1 कहाँ पे प्लेस होगा, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। 16 जनरेट करता है तो वो कहाँ पे प्लेस होगा। एक ऑप्शन तो ये है कि हम इनको डिवाइड कर लें और डिवाइड करने के बाद हमें जो रिमाइंडर होगा वो डिफ़ाइन कर रहा होगा कि कैश मेमोरी में डाटा कहाँ पे प्लेस हो रहा है। ठीक है, दूसरी ऑप्शन ये है कि हम थोड़ा सा अगर नंबर की बाइनरी वैल्यूज़ को यूज़ करें तो वो एक बेहतर सलूशन हो सकता है, क्योंकि जब मैपिंग में दूसरी मैपिंग स्कीम्स आएंगी, डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग के बाद सेट एसोसिएटिव आती हैं या फुली एसोसिएटिव आती हैं, या फिर अगर हम ब्लॉक साइज़ को बाद में चेंज करेंगे, क्योंकि हमने हमारी जो सारी डिस्कशन है वो बेसिकली रिलाई ही लार्जर ब्लॉक साइज़ पे करेगी कि ब्लॉक साइज़ अगर मैं बड़ा रखता हूँ तो उससे हिट रेट बढ़ता है, क्योंकि डाटा और इंस्ट्रक्शन नॉर्मली सीक्वेंशली एक्सेस हो रही होती हैं। तो ऐसे केसेस में फिर हमें डिवीजन में अगर डिवीजन करेंगे तो डिवीजन में बहुत सारे पैरामीटर्स को देखना पड़ता है। तो ज़्यादा बेहतर अप्रोच एक ये ले ली जाती है कि हम नंबर की बाइनरी को यूटिलाइज़ कर लें। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये साथ साथ कि यहाँ पे हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, अगर मैं एड्रेसेस को कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे सीपीयू कुछ एड्रेसेस कॉल कर रहा है। जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पे इसी प्रॉब्लम को हम लोग दोबारा से सॉल्व करेंगे और ड्राई रन करके देख लेंगे। देखिए, सिनेरियो ये है कि यहाँ पर हमने दो ब्लॉक्स रखे हैं। एक ब्लॉक हमारे पास है कैश का, कैश की कैपेसिटी वही 8 बाइट्स की कैपेसिटी है कैश मेमोरी की, मतलब टोटल 8 बाइट्स प्लेस कर सकते हैं। और मेन मेमोरी की कैपेसिटी की हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल, उसमें 32 बाइट्स की कैपेसिटी, जो हमने ऊपर एक प्रॉब्लम लिखा था यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस वही हैं। मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ आप क्वेश्चन को कि अगर सीपीयू कुछ सीरीज़ ऑफ एड्रेसेस जनरेट करता है, जैसे इस केस में ये सीपीयू ने कुछ एड्रेसेस कॉल किए हैं। सीपीयू अगर ये एड्रेसेस कॉल करता है तो इन एड्रेसेस को जब आप कैश में प्लेस कर लेते हैं तो उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकें कि कितनी दफ़ा डाटा उसको कैश से मिला है या कितनी दफ़ा डाटा उसको कैश से नहीं मिला। ठीक है, तो हिट रेट और मिस रेट मैं निकालना चाह रहा हूँ। ये प्रीवियसली हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी, इसको हम दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें कुछ वैल्यूज़ हमने चेंज भी की हुई हैं। ठीक है, तो अज्यूम हम ये कर रहे हैं फॉर सिंपलिसिटी कि डाटा कैश मेमोरी में जो एड्रेस है उसी की करस्पॉन्डिंग एक न्यूमेरिक हमने प्लेस कर दिया वैल्यू कि 0 लोकेशन पे डाटा A0 पड़ा हुआ है, 1 लोकेशन पे A1 पड़ा हुआ है, 2 लोकेशन पे 2 पड़ा हुआ है, सो ऑन सो फोर्थ, 31 लोकेशन पे 31 पड़ा हुआ है। क्योंकि 32 बाइट्स की टोटल कैश मेमोरी तो 0 से लेकर 31 तक एड्रेस होंगे और 5 बिट्स में इसका एड्रेस आ रहा है। ठीक है, अच्छा, और जो कैश मेमोरी है उसका जो हमने साइज़ अज्यूम किया हुआ है कि कैश मेमोरी का साइज़ टोटल 8 बाइट्स हैं। तो अगर एक लोकेशन में अगर 1 बाइट आ रहा है तो ये टोटल बेसिकली 8 लोकेशन बनेगी, 0 से लेकर 7 तक।
तो जो बेसिकली अगर मैं नंबर ऑफ़ लाइंस की बात करता हूँ तो जो टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस हैं वो बेसिकली 8 टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस हैं। और अगर 8 लाइंस हैं या 8 एड्रेसेस हैं तो मुझे इसका जो एड्रेस वाली बिट्स चाहिए वो बेसिकली मुझे 3 बिट्स का इसका एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो इंडेक्स में बेसिकली मुझे 3 बिट्स चाहिए। अच्छा, होता क्या है, होता यह है कि सीपीयू जो एड्रेसेस जो जनरेट करता है वो बेसिकली सीपीयू हमेशा एड्रेस जनरेट करता है विद रिस्पेक्ट टू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी अगर मैं कह रहा हूँ कि 32 बाइट्स की है, तो 32 बाइट्स की मेन मेमोरी के लिए जो सीपीयू एड्रेसेस जनरेट करेगा वो बेसिकली 5 बिट्स के होंगे, ठीक है। 5 बिट्स ईच एड्रेस होगा। तो जो इसका 5 बिट्स का एड्रेस होता है उसको बेसिकली सीपीयू डिवाइड कर लेता है 2 पार्ट्स में। अगर इसको मैं यहाँ पे डिज़ाइन करता हूँ एक ब्लॉक लगा के, तो जो 5 बिट्स का एड्रेस होता है इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 0 से लेकर ये बेसिकली टोटल 5 बिट्स हैं। ओके, इसको मैंने पॉइंटर चूज़ किया हुआ, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। जो 5 बिट्स का एड्रेस है सीपीयू का, इसकी जो 5 बिट्स हैं, सॉरी लेट मी राइट इट अगेन, नहीं लिखा। 5 बिट्स के एड्रेस को सीपीयू डिवाइड करता है 2 फील्ड में, ठीक है। 2 फील्ड्स कौन कौन से होंगे बेसिकली, एक उसका फील्ड होता है उसको अगर मैं कहूँ इंडेक्स होगा, एक फील्ड इसका इंडेक्स होता है, और दूसरा फील्ड जो है इसका लिखा क्यों नहीं जा रहा है इसके अंदर, सही है, का इंडेक्स फील्ड है और एक उसका टैग है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन के इंडेक्स में बिट्स कितनी चाहिए, जैसे इस केस में अगर अज्यूम कर रहा हूँ कि कैश में टोटल 8 हैं लाइंस हैं, टोटल 0 से लेकर 7 तक टोटल 8 लाइन है, तो मुझे 3 बिट्स का इंडेक्स चाहिए। तो 5 बिट्स के एड्रेस को आप डिवाइड करते हैं कि 3 बिट्स इसकी इंडेक्स में आ जाती है, तो जितनी बाकी जितनी भी रिमेनिंग बिट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर टोटल 5 बिट्स थी तो 5 में से रिमेनिंग बिट्स होंगी वो बेसिकली इसके टैग में आ जाती हैं। तो हम लोग करते क्या है कि हर सीपीयू के एड्रेस को, सीपीयू जो भी एड्रेस जनरेट करता है उस एड्रेस को हम बाइनरी में पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। बाइनरी में एक्सपेंड करने के बाद हम इंडेक्स बिट्स को सेपरेट कर लेते हैं और टैग बिट्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो जो इंडेक्स बिट्स होती हैं वो बेसिकली कोरस्पॉन्ड करती हैं उन्हीं इंडेक्स बिट्स को जो कैश में लोकेशन को डिफ़ाइन कर रही होती हैं, ठीक है। तो इफ़ वी ड्राई रन दिस प्रॉब्लम, सीपीयू जो पहला एड्रेस कॉल कर रहा है वो बेसिकली है इस केस में 0, ठीक है। फर्स्ट एड्रेस सीपीयू फर्स्ट आइट्रेशन में 0 को कॉल करता है, 0 को आपने बाइनरी में एक्सपेंड किया, वी गेट ऑल ज़ीरोज़। इसमें जो लीस्ट 3 बिट्स हैं ये डिफ़ाइन कर रही हैं कैश मेमोरी की इंडेक्स की लोकेशन को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कैश में जो इंडेक्स है 000, इंडेक्स 000 पे डाटा राइट होगा, इंडेक्स 000 में डाटा वाले फील्ड में डाटा राइट हुआ A0, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टैग फील्ड बिट्स थी, टैग वाले फील्ड में इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो टैग आ जाएगा, बेसिकली जो रिमेनिंग 2 बिट्स थी वो बेसिकली इसकी टैग की आ जाएंगी। तो हमने इसको लिख दिया कि इसमें जो टैग है इसका वो 00 है, ठीक है। पहली लोकेशन आ गई। इसके बाद सीपीयू जब एड्रेस कॉल करता है एड्रेस नंबर 1, तो एड्रेस नंबर 1 को आपने बाइनरी में एक्सपेंड किया, वी गेट 00001। तो इसमें अगर मैं लास्ट 3 बिट्स को देखता हूँ तो ये डिफाइन कर रहे हैं कि कैश मेमोरी लोकेशन कौन सी है। तो कैश मेमोरी 001 लोकेशन पर हम प्लेस कर देंगे A1 को, और इसके साथ इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टैग बिट्स हैं वो बेसिकली आ जाएंगे 00। अच्छा, इसको मैं अगर कंटिन्यू करता हूँ, इससे नेक्स्ट लोकेशन पर A2 आ जाएगा, उससे नेक्स्ट लोकेशन पर A3 आ जाएगा, नेक्स्ट लोकेशन पर A4 आ जाएगा, ठीक है। और अच्छा, इन सब में जो टैग बिट्स हैं वो सारी की सारी 0 हैं, ऐसा ही है। 4 को अगर मैं देखता हूँ बाइनरी में 5 बिट्स में एक्सपेंड करता हूँ तो 00100 इसका बाइनरी का कोड बनता है।
100 के करस्पॉन्डिंग लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी 100 और 100 लोकेशन पर A4 प्लेस करेंगे और उसके साथ ही उसकी टैग की 2 बिट्स हैं वो बेसिकली आप साथ इसके लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब आप कॉल करते हैं 4 के बाद अगेन आप जब 0 कॉल करते हैं, 4 के बाद जब आप 0 को कॉल करते हैं तो 0 के करस्पॉन्डिंगली हम 0 ऑलरेडी कैश मेमोरी में प्लेस कर चुके हैं। हमें क्या 0 ऑलरेडी कैश में पड़ा हुआ है, A0 पड़ा हुआ है। तो होता क्या है कि जब दोबारा से कोई नंबर आप कॉल करते हैं ऐसा एड्रेस जो ऑलरेडी कैश में पड़ा हुआ है, तो वो बेसिकली उसको CPU ट्रीट करता है कि ये डाटा उसको मिल गया है, तो उसको वो ट्रीट कर इस तरह से करता है कि ये बेसिकली कैश में एक हिट हो गया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे हाईलाइट कर लें, इसको आप लें टू शो कि ये डाटा ऑलरेडी पड़ा हुआ था और ये डाटा यूज़ हो गया, तो एक हिट होगी बेसिकली। अच्छा, इसके बाद एड्रेस 5 कॉल करता है CPU। 5 को अगर हम बाइनरी में एक्सपेंड करते हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग इंडेक्स 101 बनता है। तो 101 लोकेशन पर A5 प्लेस हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो दिस विल बी A5 के करस्पॉन्डिंग जो इसका भी टैग है वो भी 00 है। A5 के बाद अगेन 0 कॉल हुआ है। 0 को अगर मैं दोबारा देखता हूँ, 0 ऑलरेडी कैश में पड़ा हुआ है, तो 0 बेसिकली दोबारा हिट हो जाएगा, तो दो नंबर ऑफ हिट्स हो गए हैं। इसके बाद एड्रेस जब 2 कॉल होता है तो 2 भी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो अगर मैं 2 को टू भी मार्क कर लेता हूँ, इसका मतलब 2 भी इसको मिल जाता है कैश मेमोरी से। इसके बाद 4 कॉल हुआ है, 4 ऑलरेडी कैश में पड़ा हुआ है, 4 भी इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, अब ये अगर मैं काउंट करता जाता हूँ इस तरह से। इसके बाद जब 7 कॉल होता है तो 7 कैश में नहीं पड़ा हुआ, 7 के करस्पॉन्डिंग मैं बाइनरी में जब एक्सपेंड करता हूँ तो वी गेट के इसका जो इंडेक्स है वो 111 है। तो 111 वाली जो इंडेक्स है उसमें A7 आ जाएगा और इसके साथ इसका टैग बिट्स 00 आ जाएंगी। 7 के बाद जब 9 आता है तो 9 को अब थोड़ा सा केयरफुली देखें, तो मैं बाइनरी में अगर एक्सपेंड करता हूँ 9 को, तो ये हमें इंडेक्स वैल्यू देता है 001। ठीक है, सिंस 9 की जो बाइनरी है वो 01001 होती है, तो इसमें इंडेक्स वो देता है 001। इसका मतलब है कि जो 001 की करस्पॉन्डिंग लोकेशन थी उस लोकेशन में जो डेटा पड़ा हुआ है वो बेसिकली रिप्लेस हो जाएगा। तो रिप्लेस होकर क्या होगा, A1 की बजाय A1 रिप्लेस होके उसकी जगह पे A9 आ जाएगा और A9 के करस्पॉन्डिंग उसके साथ जो उसकी टैग बिट्स हैं 01 बेसिकली वो भी रिप्लेस होके, इसको मैं लिखता हूँ साथ में 01, तो ये 2 नंबर्स बेसिकली रिप्लेस हो जाएंगे। इसको आप शो को भी करवा दें कि रिप्लेसमेंट होगी, तो इसको मतलब आप पहले वाला जो नंबर पड़े हुए थे उसको आप एक लाइन लगा दें शो करवाने के लिए कि डाटा हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, ओके। इसके बाद 9 के बाद एड्रेस जब 23 कॉल होता है तो 23 को आप देखें 23 कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे प्लेस करेंगे। 23 को देखने के लिए आप उसकी बाइनरी वैल्यू को एक्सपेंड करें। उसकी बाइनरी वैल्यू को मैं एक्सपेंड करता हूँ तो हमें इंडेक्स में जो बेसिकली लीस्ट 3 बिट्स हैं वो डिफाइन करती हैं कि इंडेक्स 111 है। तो A7 जो 111 लोकेशन पड़ा हुआ था ये बेसिकली रिप्लेस हो जाएगा विद वैल्यू A23 और इसके करस्पॉन्डिंग जो टैग बिट्स हैं वो भी रिप्लेस हो जाएंगे। इसके करस्पॉन्डिंग टैग बनता है बेसिकली दिस इज़ 10। ठीक है, तो ये भी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। इसकी करस्पॉन्डिंग जो टैग्स थी उसको भी आपने रिप्लेस कर दिया और इसकी करस्पॉन्डिंग जो डाटा था उसको भी आपने रिप्लेस कर दिया। तो जब इसको अगर मैं काउंट करता हूँ तो 4 टाइम्स ऐसा हुआ है टोटल आउट ऑफ ये कितने एड्रेसेस हैं, यहाँ तक हो गए 5 6 7, टोटल 14 एड्रेसेस कॉल हुए हैं। 14 एड्रेसेस में से 4 टाइम्स ऐसा हुआ है कि डाटा उसको CPU को कैश मेमोरी से मिल जाता है। तो इसको अगर मैं लिखता हूँ तो जो हिट रेट बनता है वो बेसिकली बनता है 4 आउट ऑफ 14, या अगर इसका मैं मिस रेट लिखता हूँ तो वो बेसिकली 10 दफ़ा डाटा उसको कैश मेमोरी से नहीं मिलता, तो इसको आप कह सकते हैं कि 10 आउट ऑफ 14 टाइम्स डाटा उसको कैश मेमोरी से नहीं मिला, 4 टाइम्स उसको मिल जाता है, तो हिट रेट इसका 4 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, प्रॉब्लम समझ आ गई सबको। रिप्लेसमेंट्स और प्लेसमेंट्स बेसिकली इसी तरह से होती हैं। इसमें जो वेरिएशन होती है, ये जो डिफरेंट सिनेरियोज आ सकते हैं वो बेसिकली ये हो सकते हैं कि अगर मेन मेमोरी का साइज़ मैं डिफरेंट रख लेता हूँ या कैश मेमोरी का साइज़ डिफरेंट रख लेता हूँ या कैश मेमोरी का ब्लॉक साइज़ डिफरेंट रख लेता हूँ, तो उससे प्लेसमेंट डिफरेंट हो जाती है, वेरिएबल्स डिफरेंट आ जाते हैं, उससे हिट रेट और मिस रेट पे फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैंने एक प्रॉब्लम एक रखा हुआ है जिसको हम लोग अभी
सॉल्व करते हैं और मैं कोशिश ये करूँगा कि आपसे सॉल्व कराऊँ। तो जो पहले वाली जो इसमें इंफॉर्मेशन है उसको मैं एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को पढ़ें, फिर इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए अगर मैं देखता हूँ प्रॉब्लम को, टोटल 128 बाइट्स की कैश मेमोरी हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और 128 की कैश सॉरी 128 की मेन मेमोरी में अज्यूम कर रहे हैं और सीपीयू के कुछ एड्रेसेस गिवन है। ये एड्रेसेस सीक्वेंशली कॉल हो रहे हैं, तो ये सीक्वेंस में इस तरह से चल रहे हैं। और कैश मेमोरी को हमने अज्यूम किया हुआ है कि 16 बाइट्स की है। इस केस में हमने कैश मेमोरी का साइज़ को भी बढ़ा दिया है, 16 कर दिया है 8 से। और मेन मेमोरी जो प्रीवियसली 32 बाइट्स की हम अज्यूम करे थे उसको भी हमने बढ़ा के 128 बाइट कर दिए हैं। और ब्लॉक साइज़ मैं सिंप्लिसिटी के लिए वही अज्यूम कर रहा हूँ अभी भी कि मेन मेमोरी का जो एक लोकेशन है वो कैश मेमोरी की एक लोकेशन को कोरस्पॉन्ड करती है, तो ब्लॉक साइज़ इज़ 1। डायरेक्ट मेमोरी मैप की केस है और इसको हमने डाटा इन एड्रेसेस को प्रोसेस करके हमने बताना है कि उसका कैश का हिट रेट कितना है, ठीक है। तो उस पे जाने से पहले मुझे पहले जो इसका स्टार्टिंग वाला जो है फील्ड है, जो रिक्वायरमेंट है, जो डिफ़ाइन करेगी कि कैश मेमोरी में कितनी लाइंस बनेंगी और उन लाइंस के एड्रेसेस क्या होंगे, उसको देखने के लिए मुझे ये पहले पता होना चाहिए कि इसकी टैग बिट्स कितनी बनेंगी और इसके इंडेक्स में कितनी बिट्स बनेंगी, ठीक है। तो अगर मैं इन एड्रेसेस को कंसिडर करता हूँ, 127 बाइट्स हैं और 128 बाइट्स हैं और 16 बाइट्स हैं। तो जो मेन मेमोरी का जो एड्रेस होगा, मेन मेमोरी का एड्रेस बेसिकली कितने बिट्स का होगा, टोटल एड्रेस होगा बेसिकली 7 बिट्स का, ठीक है। टोटल एड्रेस 7 बिट्स का होगा। और चूंकि कैश मेमोरी में 16 बाइट्स हैं, तो 16 बाइट्स के मतलब है कि कैश मेमोरी में लोकेशंस 16 है, 16 डिफरेंट एड्रेसेस हैं। तो 16 डिफरेंट एड्रेसेस को अगर मैं काउंटिंग में लेके आता हूँ तो स्टार्टिंग फ्रॉम टेट्रा 0 ये पहला एड्रेस है, जो लास्ट एड्रेस होगा उसमें टेट्रा 1 होगा। तो टोटल ये 16 एड्रेसेस हैं। 16 एड्रेसेस को एड्रेस करने के लिए, 16 एड्रेसेस को एक्सेस करने के लिए हमें 4 बिट्स का एड्रेस चाहिए बेसिकली। तो इसका मतलब है कि जो इंडेक्स फील्ड में बिट्स होंगी वो बेसिकली 4 होंगी, ठीक है। तो 4 बिट्स इसके इंडेक्स फील्ड में चाहिए हमें, और जो रिमेनिंग बिट्स होंगी, इस केस में टोटल 7 थी, तो जो रिमेनिंग 3 बिट्स होंगी वो बेसिकली इस केस में हमारे पास टैग बिट्स होंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं कैश मेमोरी का फॉर एग्जांपल अगर कोई ये ब्लॉक मेरे पास कैश मेमोरी का है जिसमें इंडेक्सेस टेट्रा 0 से लेकर टेट्रा 1 तक हैं, तो इसमें जो टैग वाला फील्ड है, टैग वाले फील्ड में 3 बिट्स की कैपेसिटी होगी जो बेसिकली एड्रेसेस होंगे। जैसे प्रीवियसली हमने ऊपर जो प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें टैग हम 2-2 बिट्स का लिख रहे थे। इस प्रॉब्लम में जो टैग होगा हमारा बेसिकली 3 बिट्स का होगा हर दफ़ा। और जो इसके अंदर डेटा आ रहा है वो बेसिकली उसमें अब जो डाटा का साइज़ है, फॉर एग्जांपल A0 अगर मैं 1 बाइट का ज्यूम कर रहा हूँ या 2 बाइट का ज्यूम कर रहा हूँ, तो जितना भी उसका साइज़ है वो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा। और चूँकि मैं यहाँ पर ज्यूम ब्लॉक साइज़ 1 बाइट का ही कर रहा हूँ, तो इस केस में A0 वुड मीन के 1 बाइट का डाटा है, ठीक है। तो वो डाटा वाले फील्ड इसके अंदर आ जाएगा, जो डाटा ऑपरेंड होंगे A0 से लेकर A27 तक, जो CPU एड्रेसेस कॉल कर रहे हैं। टैग वाले फील्ड में 3 सर 3 बिट्स आ जाएंगी जी। सर अगर ब्लॉक साइज 2 बाइट का होता है फिर अगर ब्लॉक साइज़ 2 बाइट्स का हो तो उससे ये डिवीजन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, इंडेक्स में बिट्स जो हैं ये कम हो जाती हैं। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कमिंग क्लासेस में। मैं अभी उस पर इंटेंशनली नहीं जा रहा ताकि ये प्रॉब्लम एक दफ़ा हमें फुली समझ आ जाए, फिर हम आगे मूव करें, ठीक है। ये फ़र्क पड़ता है उस पर। इंडेक्स में बिट्स डिफरेंट हो जाती हैं, कैश में जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं ये डिफरेंट हो जाती हैं, एक्चुअली कम हो जाती होती हैं, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो एड्रेसेस वाइज ये कुछ एड्रेसेस यहाँ पर भी गिवन है, ठीक है।
तो इसको हम लोग देखते हैं कि अगर मैं इसको प्लेस करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसका साइज एड्रेसेस गिवन है, कैश मेमोरी का जो ब्लॉक डायग्राम है वो गिवन है कि जहाँ पे डाटा आपने प्लेस करना है। तो उसी तरह से जिस तरह से हमने प्रीवियसली ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे, डाटा को हम नंबर्स को बाइनरी में एक्सपेंड कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि इंडेक्स में कितनी बिट्स आएंगी और टैग में कितनी बिट्स आ जाएगी। इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो इसमें टैग बिट्स हैं वो 3 बिट्स हैं और इंडेक्स में 4 बिट्स हैं। तो कोई भी जब मैं एड्रेस लिखूँगा तो उस एड्रेस की जो लीस्ट 4 बिट्स हैं वो मुझे बताएंगी कि कैश मेमोरी में लोकेशन कौन सी है, और जो अपर 3 बिट्स हैं वो बेसिकली उसका एड्रेस बता रही होंगी, ये टैग बिट्स बता रही होंगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्राम 0 0 1 2 3 4 5 अप 6 7 8 9 अप टू 9, यहाँ तक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कोई एड्रेस रिपीट नहीं हो रहा, सीक्वेंशली डाटा एक्सेस हो रहा है। इसको अगर मैं लिखना शुरू करता हूँ, बाइनरी में लिखना शुरू करता हूँ, तो ज़ीरो वुड मीन के डाटा पहला एलिमेंट A0 यहाँ पर आ जाएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टैग होगा वो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 00। 1 कहाँ पर जाएगा, 1 इससे नेक्स्ट लोकेशन में। इसको मैं क्विकली लिखता हूँ एक दफ़ा, फिर आप बताइएगा। 2 3 4 5 8 9 तक कैसे चलेगा। टैग 3 बिट्स का, यस थैंक यू। अच्छा, इनमें से इन पहले 9 एड्रेसेस का टैग सबका 3 बिट्स का 000 है। वेरीफाई करें, A9 का भी 000 टैग होगा, ये डिफरेंट होगा। तो 100 होगा। नहीं, 9 को देखें ना, 9 को आप लिखें पहले यहाँ पे बाइनरी में, मैं इसका आपके सामने यहाँ पे खुद लिखता हूँ। चलें, लेट्स राइट इट डाउन 9 हियर। 9 को मैं लिखता हूँ ना 7 बिट्स, 001 होगा। 1001 इसकी 4 बिट्स आती है ना, हमने टोटल कितनी बिट्स करनी है, 7 करनी है ना। तो दिस इज़ एक्चुअली दिस इज़ 9। हाँ, लेट मी क्लियर इट अ बिट। ठीक है, दिस इज़ 9। तो 001 होगा। 9 को मैंने लिखा बाइनरी में, नहीं 001 नहीं होगा। देखें, पहले आप देखें इसका इंडेक्स क्या बनता है। जो लास्ट 4 बिट्स हैं ये तो है ना डिफाइन कर रही है इसके इंडेक्स को। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1001 जो इंडेक्स बनता है, इस केस में 1001 ये इंडेक्स बनता है। इस लोकेशन में A9 प्लेस होगा। तो इस लोकेशन में हमने A9 को प्लेस तो कर लिया। अब इसके साथ हमने देखना है कि इसका टैग क्या है। तो 9 के साथ या अपर 3 बिट्स को देखें, दीज आर 000। तो इसके साथ हमने 000 को प्लेस कर लिया। बेसिकली पहले जो 9 एड्रेस है इन सब के साथ जो टैग आ रहा है वो 000 आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। 9 के बाद एड्रेस 2 कॉल होता है। 2 को जब मैं देखता हूँ तो 2 ऑलरेडी कैश मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो 2 बेसिकली इसको कैश मेमोरी से मिल जाता है। तो ये पहला हिट मिलता है CPU को। इसको हम अंडरलाइन भी कर देते हैं यहाँ पर, टू शो है कि डाटा ये यहाँ पे रीयूज़ हो गया। 2 भी रीयूज़ हो जाता है, 3 भी रीयूज़ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 11 आ रहा है। हाउ अबाउट 11? 11 पहले कैश में नहीं पड़ा हुआ था, इसका मतलब है 11 को हमने कैश मेमोरी में प्लेस करना है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि 11 को हम रखेंगे कहाँ पर, 11 के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या बनता है। तो उसको देखने के लिए हम इसको 11 को बाइनरी में एक्सपेंड करके चेक कर लेते हैं। तो 11 को अगर मैं बाइनरी में एक्सपेंड करता हूँ तो दिस इज़ द बाइनरी वैल्यू फॉर 11। इसमें जो लीस्ट 4 बिट्स हैं 1011 ये डिफ़ाइन कर रही हैं कि कैश मेमोरी में लोकेशन कौन सी है। तो 1011 लोकेशन जो है इसके ऊपर हम प्लेस करेंगे A11, और इसके करस्पॉन्डिंग जो टैग होगा वो बेसिकली 11 की अपर 3 बिट्स हैं, वो बेसिकली 000 है, तो A11 आ जाएगा। ठीक है, 11 के बाद कौन सा एड्रेस है, 16 आता है। 16 को अगर मैं बाइनरी में एक्सपेंड करता हूँ तो 16 को अगर हम देखें तो दिस इज़ द बाइनरी वैल्यू फॉर 16, 001 और टेट्रा ज़ीरोज़। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग सिनेरियो आता है। 16 ऑलरेडी कैश मेमोरी में नहीं पड़ा हुआ, 16 को हमने पहले कॉल नहीं किया हुआ एड्रेसेस को। अगर मैं देखता हूँ तो इसका मतलब है कि 16
फर्स्ट टाइम आ रहा है। 16 की करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स बनता है वो बेसिकली 4 ज़ीरोज़ बनते हैं। इसका मतलब है कि कैश मेमोरी में 4 ज़ीरो वाला इंडेक्स है टेट्रा ज़ीरो, वहाँ पर रिप्लेस जाएगा 16 की करस्पॉन्डिंग डेटा। तो जो 4 ज़ीरोज़ वाला लोकेशन थी उसमें ऑलरेडी ए ज़ीरो पड़ा हुआ, तो ये ए ज़ीरो बेसिकली रिप्लेस हो जाता है, ए ज़ीरो की जगह पे ए 16 आ जाएगा। ए 16 आएगा और ए 16 के साथ इसके करस्पॉन्डिंग जो 16 वाला टैग होगा वो आएगा, विच इज़ 001। तो टैग भी रिप्लेस होगा, टैग इसका क्या है 001, टैग भी रिप्लेस होगा और डेटा भी रिप्लेस होगा। और रिप्लेसमेंट को हम इस तरह से शो भी करवाते हैं कि पहले वाला डाटा जो इसमें पड़ा हुआ था वो रिप्लेस हो गया, ए ज़ीरो की बजाय यहाँ पर ए 16 आ गया, ठीक है। तो 16 के बाद नेक्स्ट एड्रेस कॉल होता है 1 ऑलरेडी कैश मेमोरी में पड़ा हुआ है, 1 हमने यहाँ पे प्रीवियसली कॉल किया था, तो 1 उसको कैश मेमोरी से मिल जाता है, तो ये बेसिकली कैश में हिट में आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे अंडरलाइन भी चेक कर दें टू शो इट कि ये डाटा हिट हुआ है। उसके बाद एड्रेस कॉल होता है CPU 24 कॉल करता है। 24 कहाँ पे रिप्लेस होगा, कौन से इंडेक्स पे जाएगा, जल्दी से बताना है। ए 8 पे जाता है, यस एग्जैक्टली। 16 + 8 24 बनता है। इसको मैं यहाँ पे बाइनरी में एक्सपैंड भी कर देता हूँ। तो 001 1 000, दिस इज़ द इंडेक्स। तो इंडेक्स 8 बनता है, 8 पे ऑलरेडी नंबर पड़ा हुआ है, तो ये बेसिकली रिप्लेस होगा, A8 वाला डाटा रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह पे A24 आ जाएगा। A24 के करस्पॉन्डिंग जो टैग बनता है वो बनता है 001 और इसकी करस्पॉन्डिंग जो डेटा है विच इज़ A24, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। 24 के बाद जो एड्रेसेस हैं अगेन 8 कॉल होता है, 24 के बाद 8 कॉल हो रहा है। अच्छा 8 हम रिप्लेस कर चुके हैं, तो ये हिट नहीं होगा, रिप्लेस हो गया तो इसका मतलब है ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा अब जब दोबारा से CPU 8 को कॉल करता है तो 8 कहाँ पर जाएगा, 8 को कहाँ पे प्लेस करेंगे हम, 24 के बाद जो 8 एड्रेस कॉल करता है उसी तरह से ना, जैसे हमने 8 जैसे हमने 9 का लिखा था, मैं 8 को अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ बाइनरी में तो वो हमें क्या मिलता है 0001000, ठीक है। तो 8 का इंडेक्स इटसेल्फ 8 बनता है, तो बेसिकली वो एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर जाएगा जहाँ से वो दोबारा से जो हमसे वो रिप्लेस हुआ है पहले। तो रिप्लेस होगा। A8 वापस आएगा, A24 बेसिकली रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों हम इस तरह से इसको शो करवा सकते हैं। तो 000 टैग भी चेंज हो गया और A24 डाटा रिप्लेस होकर वापस उसकी जगह पे A8 आ गया, ठीक है। ओके उसके बाद ज़ीरो कॉल होता है। ज़ीरो कहाँ पर जाएगा, ज़ीरो अगेन इंडेक्स ज़ीरो पे जाता है। ज़ीरो हमने ऑलरेडी पहले प्लेस किया हुआ था कैश मेमोरी में, लेकिन वो 16 के साथ रिप्लेस हो चुका है, तो ज़ीरो इसका मतलब अब कैश मेमोरी में नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये वाला नंबर जो A16 था ये अगेन रिप्लेस होगा, इसको रिप्लेस करके आप वापस A0 का लेके आएंगे, तो इसकी करस्पॉन्डिंग टैग आ जाएगा 000 और इसकी करस्पॉन्डिंग डेटा में A0 आपने दोबारा प्लेस कर लिया, ठीक है। अच्छा जब भी रिप्लेसमेंट हो रही है तो जितनी भी रिप्लेसमेंट्स हैं ये सारी की सारी बेसिकली कैश मिस वाली कैटेगरी में आती हैं कि कैश में डाटा नहीं पड़ा हुआ था तो आपने उसको लेकर आए और पहले वाली लोकेशन को आपने रिप्लेस किया है, ठीक है। अब इसको पूरा कर लेंगे, आप यहाँ से आगे पूरा कर लेंगे। यस सर। चलें 19 कहाँ पर आता है, 19 हिट होगा या मिस होगा, ऑब्वियसली 19 पहले कॉल नहीं हुआ तो ये मिस होगा, ठीक है। प्लेस कहाँ पे करेंगे, 19 के करस्पॉन्डिंग एड्रेस कौन सा बनता है, 3%। 3 बनता है, यस सर। 3 बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे शायद लिखा हुआ भी है बाइनरी में कहीं पे या 19 लिखा हुआ है विच इज़ दिस इज़ द 19। इसके लास्ट अगर लास्ट 4 बिट्स को देखता हूँ तो इंडेक्स इसका 0011 बनता है। तो A3 वाला डाटा रिप्लेस होगा, A3 वाला डाटा की जगह पे क्या आ जाएगा A19 और A19 का इंडेक्स जो सॉरी इसका जो टैग है वो बेसिकली 001 है, ठीक है 001। और जो पहले वाला जो था उसको हमने रिप्लेसमेंट को शो भी करवाना है तो इसको मैंने क्रॉस कर लिया, A3 रिप्लेस होकर A19 हो गया। A19 के बाद 11 आता है, 11 ऑलरेडी पड़ा हुआ है 11 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 11 जो है ये हिट हो जाएगा, इसको हम टिक कर लेते हैं।
इसके बाद 3 अगेन कॉल होता है, 3 पड़ा हुआ था लेकिन वो प्रीवियसली रिप्लेस हो चुका है, तो ये मिस हो जाएगा। और मिस जब होता है तो डाटा आप दोबारा से कैश में लेके आते हैं, तो डाटा आपने दोबारा इसमें प्लेस किया A3 करस्पॉन्डिंग, और इसके करस्पॉन्डिंग आपने इंडेक्स को और डेटा को रिप्लेस करके अपडेट भी कर दिया, ठीक है। और 3 के बाद 1 कॉल होता है, 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 1 बेसिकली हिट हो जाएगा। उसके बाद 22 आता है, 22 पहले किसी एड्रेस में कॉल नहीं हुआ, अब आप 22 में 22 को प्लेस कहाँ पे करना है उसको देखने के लिए हमें 22 की बाइनरी में जाना पड़ता है। 22 की मैं बाइनरी को एक्सपेंड करता हूँ तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स मिलता है वो बेसिकली 6 मिलता है। तो 6 के करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स था 0110, उसमें जो डाटा पड़ा हुआ था वो बेसिकली रिप्लेस हो जाता है और टैग भी रिप्लेस हो जाता है। इसको अगर मैं रिप्लेस करके यहाँ पे लिखूँगा तो इसका मतलब है कि 22 का 001 आ जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा होगा वो A22 हो जाएगा, ठीक है। 22 के बाद 4 है, 4 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 4 इसमें हिट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कुछ मैंने छोड़ दिए हैं, इसको आप ट्राई करें। अभी मुझे बता दें कि इससे ऑनवर्ड कौन कौन से हिट होते हैं, पेपर पे सॉल्व करें और बताएं जल्दी से। 27, 6, 15, 11, 31, 5 में से नेक्स्ट कौन कौन से हिट होंगे। अभी तक जो हमने सॉल्व किया उसमें टोटल 6 दफ़ा हिट हुआ है। 27 का बताएं कहाँ पे जाएगा। सॉरी, कहाँ पर? 11th प्लेस पे जाता है। 27 की 11 पे जा रहे थे। 11 पे आता है। 27 को आप बाइनरी में अगर एक्सपेंड करते हैं तो मैं यहाँ पे लिखूँ भला, कैसे लिखेंगे, कैसे निकालते हैं यार बाइनरीज? सर इसकी 10 अरे सॉरी देखिए ना, हम काम 11011। करते हैं ना यार, हम ना पहले 16 की लिख लेते हैं। ये 16 होता है। 001 टाटा 0, ये 16 होता है ना। इसको मैंने 27 बनाना है तो मुझे 11 और इसमें ऐड करना है। तो 11 में कैसे ऐड कर सकता हूँ, ये वाली बिट 1 हो जाएगी और लास्ट वाली दोनों बिट्स भी 1 हो जाएंगी। दिस इज़ 27, ये वेरीफाई करें, यही बनता है यस सर यही 27। तो इसमें इंडेक्स बनता है 1011 एग्जैक्टली, आप में से स्टूडेंट बता दिया। 1011 11th एड्रेस पे जाएगा, इसको मैं रिप्लेस करूँगा, A11 की जगह पे A27 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ पे टिक भी लेते हैं। इसका इंडेक्स है 001 है, डेटा में इसकी जगह पे A27 आ गया, ठीक है। A27 के बाद 6 आता है, 6 पहले पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ था लेकिन रिप्लेस हो गया, तो 6 दोबारा से आप लेके आएंगे और ये हिट में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो A6 आ जाएगा, इसका टैग 000 और इसको मैंने रिप्लेसमेंट भी शो करवा दी, ठीक है। 6 के बाद क्या होगा, 15 कहाँ पर आता है, लास्ट इंडेक्स में आएगा। 15 पहले कभी नहीं आया। और सिर्फ अगर मैं 15 को बाइनरी में लिखता हूँ तो लास्ट में 4 1s आते हैं, तो दिस विल कोरस्पॉन्ड टू द लास्ट इंडेक्स, बेसिकली दिस विल बी A15 और इसके कोरस्पॉन्डिंग इसका टैग 000। अगेन 15 के बाद 11 आता है। अच्छा, अब ये वाला 11 हिट होगा या मिस होगा? मिस हो जाएगा। हिट क्यों? होगा सर। क्यों? मिस हो 11 जाएगा। पहले भी तो कॉल किया हुआ है हमने, 2 दफ़ा कॉल किया हुआ है। सर वो रिप्लेस हो गया था ना। रिप्लेस हो गया था, रिप्लेस उसको 27 ने रिप्लेस कर दिया था एग्जैक्टली, तो ये वाला मिस होगा। दोबारा आप इसमें A11 को प्लेस करेंगे, ठीक है, लेके आएंगे इसमें दोबारा से। अब मैं रिप्लेसमेंट करने के बाद मैंने इसको शो भी करा दिया, ठीक है। और लास्टली 31 आता है। 31 कहाँ पर जाएगा? 15 पे जाता है। 31 भी लास्ट लोकेशन पे जाता है, 15th लोकेशन पे। तो उसको अगर हम लिखें तो उसके करस्पॉन्डिंगली टैग 31 का टैग क्या होगा? 001 तो 15 पे आएगा सर। 31, तो टैग का डबल हाँ, 01।
टैग इसका 001 डबल होगा। जीरो वन यस सर। यस सर। पक्की बात है। 1 की बाइनरी क्या होती है? लास्ट में बेसिकली ये बनता है ना, ये 31 बनता है, आखिरी 5 बिट्स 1 है ना। टोटल जो 7 बिट का एड्रेस है उसमें से लास्ट 5 बिट्स 1 है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही इसका जो टैग बनता है वो 001 बनता है, और इंडेक्स इसका टेट्रा बनता है, 31 प्लेस होगा, लास्टली 5 रह गया जी, 5 हिट हो 5 हिट हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो हिट हैं वो बेसिकली हम इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व कर लेंगे तो कितने बनते हैं, 3 6 और 1 7, ठीक है। तो 7 टाइम्स जो है इसका डाटा सीपीयू को मिल जाएगा इसका कैश मेमोरी से, और बाकी जो जितनी दफ़ा भी कॉल हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी में भी 30 दफ़ा हो रहा है या 35 दफ़ा हो रहा है, तो बाकी दफ़ा जो होंगे वो बेसिकली उसमें से आप ये माइनस कर लेंगे 7 टाइम्स, तो वो बाकी आपकी टोटल मिस होंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये प्रॉब्लम इंटेंशनली मैंने लंबा इसलिए रखा था कि प्रैक्टिस हो जाएगा, और बीच में काफ़ी सारे डाइवर्स किस्म के सिनारियोस थे जिसमें रिप्लेसमेंट हो रही थी, और रिप्लेसमेंट मतलब एक एक एड्रेस के बाद रिप्लेसमेंट हो जाती है, फिर रिप्लेसमेंट वापस ओरिजिनल में भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जैसे अभी क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में जो डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में 128 बाइट्स का लिखा हुआ है कि मेन मेमोरी 128 बाइट्स की है, ठीक है। 128 की बजाय मेन मेमोरी का साइज़ मैं फॉर एग्जांपल कम करके मैं इसको 64 कर सकता हूँ, ठीक है। या जो कैश 16 बाइट्स की थी, इस कैश को हम रिप्लेस करके 4 बाइट्स कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट सिनेरियोज होंगे। फॉर द टाइम बिंग अगर मैं 16 और 4 अज्यूम करता हूँ, ओके, तो कितनी, तो ये डिवीजन कैसे कैसे होगी? 64 बाइट्स की अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ टोटल मेन मेमोरी थी, और कैश 4 बाइट्स की थी, तो कितनी बिट्स आती हैं इंडेक्स में, बता सकते हैं? इंडेक्स में और टैग में कितनी कितनी बिट्स आएंगी? कैश की टोटल कैपेसिटी 4 बाइट हैं, ठीक है। 4 और 2, तो इंडेक्स में तो ऑब्वियसली 2 बाइट्स आएंगी ना, 2 बिट्स आएंगी ना, मतलब 0 1 2 3, टोटल 4 बाइट्स हैं, टोटल 4 ओके एड्रेसेस हैं ना, 0 1 2 3, 4 एड्रेसेस के लिए आपको 2 बिट्स चाहिए। तो 2 बिट्स इंडेक्स की होंगी, और बाकी रिमेनिंग जितनी भी बिट्स हैं वो बेसिकली टैग में आ जाती हैं, ठीक है। तो टोटल जो है 64 तो वो भी 2 हैं। टोटल बेसिकली चूँकि 6 बिट्स का एड्रेस था, इसको मैं यहाँ पर अगर फार्मूला लिख देता हूँ आपको, तो जो कैश की जो इंडेक्स बिट्स हैं वो डिफ़ाइन करती हैं कि 2 टू द पावर में आप ले जाएं उसको बेसिकली n, अगर आप लिखें इसको इस तरह से कि नंबर ऑफ जो लाइंस हैं कैश में, इसको अगर आप 2 टू द पावर में लिख लेते हैं, पावर n में लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो n है, n will define the cache index bits, ठीक है। और जो मेन मेमोरी का एड्रेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेन मेमोरी एड्रेस बिट्स हैं, वो आप लिख लेते होते हैं, अगर 2 टू द पावर आप इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल m कर लेते हैं आप, ठीक है। तो m बिट का जो एड्रेस है, m बिट्स होंगी टोटल, बेसिकली आप इसको कहते हैं कि मेन मेमोरी के जो एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर 64 बाइट्स की कैपेसिटी है, ठीक है। तो 64 बाइट्स की जो कैपेसिटी है उसमें से जो नंबर ऑफ़ बिट्स उसके एड्रेस के लिए होंगी वो बेसिकली 2 टू द पावर में आप लेके जाएँ तो m बिट्स होंगी। टैग बिट्स होंगी वो आप ऐसे निकाल सकते हैं, m जो है उसमें से आप n को माइनस करेंगे तो आपको टैग बिट्स मिल जाएंगी, ठीक है। m और n क्या है कि मेन मेमोरी की एड्रेस बिट्स कितनी है और कैश मेमोरी की एड्रेस बिट्स कितनी है, इसको आप डिफरेंस लेते हैं तो आपको टैग बिट्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं अज्यूम ये कर रहा था
कि कैश अगर बेसिकली 4 बाइट्स की है तो 2 बिट्स का उसका एड्रेस होगा। टोटल एड्रेस अगर 64 बाइट्स की मेन मेमोरी में 6 बिट्स का है तो बेसिकली 4 बिट्स आपकी टैग में आ जाएंगे, इंडेक्स में 2 बिट्स आ जाएंगे, इन सो ऑन। ठीक है, वापस उसी तरह से रिस्टोर कर देता हूँ जिस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है। तो इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोग इसके लाजमी कीजिएगा। बेशक एड्रेसेस आप अपनी तरफ से रैंडमली ले लें या यही वाले एड्रेसेस कंसिडर कर लीजिएगा। डिफरेंट कैश की कैपेसिटी के साथ या डिफरेंट मेन मेमोरी की कैपेसिटी के साथ आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ये इसमें काफ़ी सारी वेरिएशन है। डायनामिक सा हीट रेट आएगा, डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के लिए डिफरेंट रिप्लेसमेंट्स होंगी। वेरिएबल रिप्लेस डिफरेंट हो सकते हैं, हो रहे हों, जो हिट हो वो हो सकता है डिफरेंट हो रहे हों, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो ये डिस्कशन में हमने इसी प्रॉब्लम को जो हमने प्रीवियस क्लास में एक एग्जांपल सॉल्व की थी ये वाली, इसी को हमने एक डिफरेंट सिनेरियो के साथ इसको दोबारा से सॉल्व कर लिया टू मेक श्योर कि इस कॉन्सेप्ट की हमें अच्छी तरह से समझ आ गई हो। कमिंग क्लासेस में हम इससे आगे चलेंगे। इस डायरेक्ट मेमोरी मैप में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं एड्रेस करूँगा कि डायरेक्ट मेमोरी मैप में डायरेक्ट मेमोरी मैप क्यों डिस्करेज की जाती है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फिर उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दूसरी मैपिंग स्कीम के थ्रू। के अगर मैपिंग स्कीम मैं चेंज करता हूँ तो उससे फिर मैं कैसे इसको हिट रेट को इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो डिस्कशन आज की यहीं तक थी। इसमें अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो मैं वेट कर रहा हूँ, बताएं। ये फार्मूला थोड़ा सा मुझे लगता है इसको मैं ज़्यादा सिंपल कर कैसे लिख सकता हूँ कि जो टैग बिट्स हैं इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि मेन मेमोरी एड्रेस बिट्स में से आपने कैश मेमोरी एड्रेस बिट्स निकाल देनी है। ठीक है, तो ये आपको बिट्स मिल जाएंगी टैग की। कैश की और मेन मेमोरी के एड्रेस बिट्स को हमें निकालना आता है क्योंकि हमें उनका अगर साइज़ गिवन हो साइज़ से मैं निकाल सकता हूँ। इसको एड्रेस बिट्स कह दें या इसको आप इंडेक्स बिट्स कह दें, और जो कैश है उसकी इंडेक्स बिट्स हैं वो बेसिकली आप उसको देख सकते हैं कि जो उसके एड्रेसेस हैं जो मेन मेमोरी की जो कैपेसिटी है उसको 2 टू द पावर में लिख लेते हैं, तो जो उसका इंडेक्स जो उसकी अपर एक्सपोनेंट में वैल्यू आती है वो बेसिकली डिफाइन करती है कि ठीक है। तो चलिए इसको मैं ख़त्म करता हूँ डिस्कशन को। कमिंग क्लास में हम यहाँ से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। इसमें प्रॉब्लम में मैं बताऊँगा कैश मेमोरी में डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग में आपको प्रॉब्लम बताऊँगा कि इसमें इसको डिस्करेज क्यों किया जाता है। जैसे इस केस में भी सॉल्व करते हुए हमें बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियोस से गुजरना पड़ा। जैसे इस केस में अगर मैं रिप्लेसमेंट्स देखता हूँ, इस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल 22 और 6 वाली 22 और 6 वाली रिप्लेसमेंट को अगर हम देखें, A6 फर्स्ट टाइम जब हम लेके आते हैं, फिर जब मैं A22 लेके आता हूँ तो 6 को मैं रिप्लेस करता हूँ, उसके बाद दोबारा से जब मैं 6 को लेके आता हूँ तो ऑलरेडी हमने एक दफ़ा 6 लोड किया हुआ था और कैश मेमोरी में अभी 4 सेल्स की पोजीशन खाली भी थी। जैसे इस केस में नंबर 10 और 12, 13 और 14 वाली एड्रेस स्पेसेस खाली, लेकिन रिप्लेसमेंट पॉलिसी डायरेक्ट मेमोरी मैप होने की वजह से चॉइस नहीं थी, तो हमने A6 को रिप्लेस करके A22 को रखा था, ऑल्दो हमें A6 दोबारा यूज़ करना था। सेम इज़ हैपनिंग विद A11, 27 केस या A3, A19 या A3 अगेन। तो ये ऐसे सिनेरियोज़ के केस में अगर रिपीटिशन हो रही हो ऐसे प्रॉब्लम्स की, ऐसे प्रोग्राम्स की जिसको ये वाले एड्रेसेस बार बार चाहिए, तो उसका जो हिट रेट होता है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे अगर सिनेरियो ऐसा प्लेस करूँ आपके सामने कि अगर CPU को किसी प्रॉब्लम में
लेट्स से फंक्शन ऑफ उसको मैं कह देता हूँ कि फंक्शन ऑफ A0 है और A16 है। अगर CPU को ये दो एड्रेसेस चाहिए बार बार उसने एक्सेस करने हैं किसी लूप में, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक अगर ये प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल उसने CPU ने लेट्स से ये वाला जो फंक्शन है इसको उसने रिपीट करके एग्जीक्यूट करवाना है 100 टाइम्स उसने एग्जीक्यूट करवाना है और उसको ये दोनों वेरिएबल्स सेम इंस्टेंट पे सेम टाइम इंस्टेंट पे चाहिए। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जो इन दो वैल्यूज़ को एज ए पैरामीटर पास करता है और फिर इनको कैलकुलेट करता है इसके किसी रिजल्ट को, ठीक है। तो या तो देखें अब यहाँ पर जब हम प्लेसमेंट्स करते हैं तो A0 भी फर्स्ट लोकेशन पर आता है, A16 भी फर्स्ट लोकेशन पर आएगा, तो ये दोनों नंबर कैश मेमोरी में नहीं आ सकते एट अ टाइम, ठीक है। मतलब अगर CPU A0 लेकर आएगा तो A16 को नहीं लेके आ सकता, जब वो A16 को लेके आएगा तो फिर वो A0 को जब लेके आएगा तो पिछला डाटा रिप्लेस हो जाएगा, तो उसको डाटा बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा। दोनों नंबर एट द सेम टाइम कैश मेमोरी में नहीं आ सकते, तो होगा क्या कि इवन व्हेन अगर ये प्रोग्राम 1000 टाइम्स भी एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो वो 1000 टाइम्स जब भी A0 को या A16 को एक्सेस करेगा तो उसको ये दोनों नंबर्स कैश मेमोरी में नहीं मिलेंगे, तो ये सारी की सारी कैश मिसेस ट्रीट होंगे। ऐसे प्रॉब्लम्स को फिर हम लोग सॉल्व करते हैं अपनी मैपिंग स्ट्रेटजी को थोड़ा सा अपग्रेड करके कि ऐसा सिनेरियोज क्रिएट किए जाते हैं कि सेम इंडेक्स पे मैप होने वाले मल्टीपल एड्रेसेस को हम कैश मेमोरी में प्लेस कर रहे हैं। तो फिर उस पर जब हम जाते हैं तो हमें अपने मैपिंग स्कीम में डायरेक्ट मेमोरी मैप को छोड़ के एसोसिएटिविटी को बढ़ाना पड़ता है। वो सेट एसोसिएटिव हो सकती है या फुली एसोसिएटिव हो सकती है एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो उसको हम लोग देखेंगे डिटेल के साथ, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो वो उन प्रॉब्लम्स की हमें समझ तब आएगी अगर हमें इन बेसिक्स जो हमने एग्जांपल ये दो एग्जांपल्स हमने किए हैं इनकी हमें अच्छी तरीके से समझ आ गई हो। तो ये प्रॉब्लम मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इस प्रॉब्लम में आपने लाजमी डिफरेंट सिनेरियोज़ के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि एक आपने काम इसमें कर लेना है कि डिफरेंट मेन मेमोरी की कैपेसिटी को आप यूज़ कर लें या डिफरेंट आप कैश मेमोरी की कैपेसिटी को आप यूज़ कर लें या आप डिफरेंट एड्रेसेस कॉल कर लें और इसके साथ आपको इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। जब आप ये कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम इन प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे जिसमें जो कॉन्फ्लिक्ट वाले केसेस हैं इनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, फिर ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक और सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास। सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके सर।